हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी का अपकमिंग एग्जाम है, सीजीएल मेंस का एग्जाम आने वाला है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी भर्ती दिल्ली पुलिस की 7,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो उसी की क्लास के साथ आप सभी के बीच और आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वो ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है और एक चीज का आप सब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने क्लासेस में जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एसएससी के टीसीएस ने जो पेपर लिए हैं 2023 में जनवरी से लेके अगस्त तक, और जैसे एमटीएस के आंसर की आती है इन क्वेश्चनों को भी हम लोग शामिल कर लेंगे। यानी 2023 तक जो पेपर लिए हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्लास कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी क्लासेज, और इनका सब्जेक्ट वाइज जो है पीडीएफ भी एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दी गई है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 23 किलोमीटर लंबा है। यानी अंतर संचालन और अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, ये जलमार्ग जो है वो रिवर और कैनाल के जरिए होता है। नदियां हो गई हैं, कैनाल हो गए हैं, नदियां और नहरों के द्वारा जल संचालन होता है। तो अंतःस्थलीय जो जल संचालन है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 13,600, 12,500, 11,000 और 14,500 किलोमीटर में है। तो इस पॉइंट को तो आप याद कर लीजिएगा, ये 14,500 किलोमीटर लंबा है अंतःस्थलीय। बाहर की बात नहीं कही गई है, अंतःस्थलीय जो रिवर और कैनाल के जरिए पूरा हो पाता है। तो 14,500 किलोमीटर जो है टोटल लंबाई हो गई है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन की। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हम लोग पढ़ के आते हैं नदियां नहरें तो अंतःस्थलीय हो गई है, और इसके साथ मैंने आप सबको यहाँ से बताया प्रायद्वीपीय भारत को जब पढ़ के आते हैं तो इस साइड जो है अरब सागर है। पेपर में पूछा कि अरब सागर भारत के किस डायरेक्शन में, किस दिशा में स्थित है? ये पश्चिम में स्थित है। नीचे पढ़ोगे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ही उत्तर पश्चिमी विस्तार को क्या नाम दिया गया है? तो इसी को ही जो है अरब सागर कहा गया। और जबकि इस साइड पूर्व में क्या है? तो आंसर देना है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। एक पॉइंट यहां से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये जल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के कुल राज्य कौन से हैं। ऊपर से शुरू करते हैं तो गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर गोवा राज्य आता है, उसके नीचे कर्नाटक है, के साथ यहां पर आप पढ़ के आते हो केरल राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल। उसके साथ यूटी पढ़ के आते हैं पुदुचेरी। कौन सी यूटी हो गई है? पुदुचेरी। उसके ऊपर पढ़ के आएंगे हम लोग तो आंध्र प्रदेश है, उसके ऊपर पढ़ के आओगे तो उड़ीसा है, और फिर सबसे ऊपर यहाँ पे पढ़ोगे तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है तमिलनाडु 6 7 8 और एक आंध्र प्रदेश, 9 राज्य और एक पुदुचेरी। इनकी सीमा या ये तटीय राज्य हो गए हैं। टोटल तटीय राज्य की लंबाई अगर आप सबसे पूछेगा तो 7516 किलोमीटर है। जबकि सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा लगती है वो भारत के किस राज्य की लगती है? तो गुजरात राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, सर्वाधिक 1663 किलोमीटर। 1663 किलोमीटर राज्य कौन सा है? गुजरात है। ये तटीय वाले हो गए हैं। और एक स्थलीय सीमा है भारत की, टोटल 15,106.7 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थलीय सीमा जो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी कुल सीमा का कितना शेयर करता है? तो 4096.7 किलोमीटर जो है भारत अपनी कुल सीमा का बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक आध बार आप सब जो है भारतीय मैप को जरूर देखें और वर्ल्ड के मैप को भी देखिएगा, वहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। परंपरागत आंदोलनों का आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है। यानी पुराने समय से ही जो कृषि के उपकरण थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आधुनिक तकनीक जो आ गई है कृषि की उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से विकसित हुआ था हाई यील्ड सीड, हाई यील्ड सीड, उच्च उपज वाले बीज तैयार किए गए थे। ये पढ़ के कब आते हैं? जब आप लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ के आते हैं। इस पे पढ़ के आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव यानी लाए किस लिए थे? गेहूं और चावल मुख्य फसलें थी।
खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कृषि का उत्पादन क्या चला जाएगा भाई, सर्वोच्च स्तर पे चला जाएगा, इष्टतम, उच्च स्तर या निम्न स्तर। तो बिल्कुल अगर परंपरागत साधन का उपयोग हो रहा है और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किए बगैर अगर कृषि की जा रही है, कृषि को किसी भी क्षेत्र में अगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो फिर वो निम्न स्तर पे चला जाएगा, उसका डाउनफॉल ही होगा। तो ये एक समझ पे क्वेश्चन था आप सबका जो कि जीडी के पेपर में एसएससी ने पूछा था। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इन्हें 1970 में जो है 1970 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। नोबेल पीस प्राइज 1970 में जो है इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल का शांति का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। ग्रह टोटल अगर पूछे आप सबसे प्लेनेट कितने हैं, तो अगर टोटल संख्या में पूछेगा तो आप सबका आंसर होगा टोटल 8 हैं। एक इनर प्लेनेट और इनर प्लेनेट में है, तो इनर प्लेनेट में टोटल कितने हैं, 4 हैं। एक आप लोग कह देंगे एक्सटर्नल या बाह्य प्लेनेट में, या इसको बृहस्पतिया भी बोल देते हैं, तो बृहस्पतिया में इसमें भी टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो ये 4 भैया कौन से हैं देखिएगा। आंतरिक ग्रह कौन से हो गए हैं, तो मंगल ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह हो गया है। मंगल के बाद कौन सा ग्रह हो गया है, बुध ग्रह। बुध के बाद बृहस्पति आएगा, तो बृहस्पति के नाम से तो इसे ही जाना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है बृहस्पति में बाह्य ग्रह में आ जाएगा। मंगल बुध बृहस्पति, उसके बाद कौन सा आएगा, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह किसका है, तो पृथ्वी का भागिनी ग्रह है। तो ये पृथ्वी और ये तो भाई बहने हैं, ये तो एक ही साथ रहेंगे। ये 4 जो है वो इनर प्लेनेट में है, बाकी जो 4 बच गए जैसे बृहस्पति है, शनि है और अरुण और वरुण है, ये जो है बाह्य प्लेनेट में शामिल हो गए हैं। कौन से भैया, ये बाह्य प्लेनेट है, इनको ध्यान रखिएगा। अब यहां से पूछा आप सबसे है कि कौन सा जो है सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। पृथ्वी इसमें आता है, इनर प्लेनेट है। शुक्र पृथ्वी के साथ ही रहता है, बुध भी यहीं पर है। तो बचा कौन सा, शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड सबसे बड़ा प्लेनेट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड सबसे बड़ा प्लेनेट, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया है, शनि। एक क्रम के हिसाब से आप देख लीजिएगा मेरे साथ, यहाँ पे ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर सूर्य है और 8 ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब से आप सबको ध्यान रखने हैं, कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो इस तरीके से आप 8 बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनकी उपस्थिति के हिसाब से आपको इनको याद रखना है कि कौन से 8 हैं। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले जो ग्रह है वो कौन सा हो गया है आपका, बुध ग्रह, मरकरी। ये सबसे आसान है और ये सबको पता है कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद क्या करना है, एक छोड़ के आप सबको याद करना है। बुध के बाद बृहस्पति आता है वार में, तो बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया है, फिर आ गया है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद फिर शनि को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया है, संडे। और संडे किसके लिए भाई, ये पृथ्वी वालों के लिए, इसके लिए है पृथ्वी वालों के लिए। फिर उसके बाद सोम को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया है, मंगल आ गया है। मंगल के बाद बुध को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया है, तो उसके बाद आ गया है बृहस्पति। के बाद कौन सा ध्यान रखना है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया है, फिर आ गया है शनि। और शनि के बाद फिर हम लोग तो हमेशा से ऐसा ही बोलते आए हैं कि पहले अरुण और उसके बाद वरुण, अरुण और वरुण। ये जो है सूर्य की दूरी के हिसाब से मेरे दोस्तों आप सबको याद रखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे आता है। सूर्य के सबसे नजदीक पूछेगा तो बुध ग्रह। पृथ्वी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद सबसे दूर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, वरुण जो है वो सबसे दूर हो जाएगा। इनमें आप सबको पता भी है जो सूर्य के जो सबसे 2 नजदीक हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है कि नहीं, बिल्कुल पता है सर। पृथ्वी का पढ़ के आते हैं तो चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का है चंद्रमा, ध्यान रखेंगे। मंगल के पूछेगा तो क्या ध्यान रखना है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो हैं ये मंगल के हो गए हैं। बृहस्पति का पूछेगा तो गैनेमिड, गैनेमिड जो है ये किसका हो गया, बृहस्पति का। और ये उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ये जो है सबसे बड़ा है, उपग्रहों में सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे।
ठीक है भैया, उपग्रहों में सबसे बड़ा हो गया है। शनि का टाइटन पढ़ के आते हैं, जो कि उपग्रहों में गैनिमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि बड़े के हिसाब से अगर देखेंगे तो शनि के बाद को बृहस्पति के बाद कौन आएगा, शनि ही आएगा। समझ पाए हैं मेरी बात को, ये ध्यान रखना है। इनकी पोजीशन के हिसाब से भी आप सबको इनको याद रखना है, और बाह्य ग्रह भी और आंतरिक ग्रह भी जो है वो भी आप सबको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। कैसे याद करना एक बार फिर से बता देता हूं। सन के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद जैसे हमारे वीक के वार होते हैं उनको याद करना है। बुध के बाद बृहस्पति आता है, उसको एक छोड़ के चल रहा है शुक्र, शुक्र के बाद एक छोड़ा, शनि को छोड़ा तो संडे, संडे पृथ्वी वालों के लिए। फिर सोमवार आया, सोम को छोड़ा मंगल, मंगल के बाद बुध को छोड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ा शनि, और बाकी जो दो बच गए वो अरुण और वरुण। ठीक है भैया, चलो दोस्तों आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। नैरो गेज जो हो गया है उसकी लंबाई कितनी है, महज 1604 किलोमीटर है, अभी 1604 किलोमीटर है। रेलवे को पढ़ के आते हैं जब आप सब, तो आप सबसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं रेलवे से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली रेलवे कब चलती है, उसके बाद भारत में रेलवे बोर्ड का जो है गठन कब किया गया था, रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी नेशनलाइजेशन जो है रेलवे बोर्ड का कब होता है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। क्या आंसर लिखोगे यहाँ पे, रेलवे सबसे पहली भारत में कब चली थी, तो 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलती है। कौन था भैया भारतीय रेलवे का जनक, तो आंसर होगा डलहौजी के समय की बात है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, 1905 में, और नेशनलाइजेशन कब होगा, जब ये जीरो आगे चली जाएगी, यानी भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 1950 में जो है रेलवे बोर्ड का गठन होता है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1950 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना है आप सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहां से थे, तो वे अमेरिकी थे। राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहां से थे, अमेरिका थे। और गेहूं के उत्पादन, गेहूं के हाई वेराइटी सीड उन्होंने डेवलप करे थे, गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और फिर ये विकासशील देशों में भी ये चीजें शेयर हुई। और इसके लिए मैंने आप सबको बताया इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, 1970 में जो है इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, 1970 में। चलिए आगे बढ़ाइएगा, नेक्स्ट पे आते हैं। विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है किस तरीके का है, गहरा, सबसे लंबा, छिछला और सबसे छोटा। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, अगर आप सबसे पूछे मार्मोगांव, ये बंदरगाह कहाँ पे है, नहावा शेवा, नहावा शेवा, ये बंदरगाह कहाँ पे है, कांडला बंदरगाह, ये किस राज्य में है। चलो लिखो सारे फटाफट से कमेंट। मार्मोगांव ये कहाँ पे हो गया, ये गोवा में हो गया है। नहावा शेवा ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से है, महाराष्ट्र में हो गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे हो गया दोस्तों, ये गुजरात में स्थित बंदरगाह हो गया है। बंदरगाह किस मंत्रालय के तहत आते हैं, तो बंदरगाह है मेजर पोर्ट। क्या है भैया, जो मुख्य बंदरगाह हैं, जो कि मेजर पोर्ट हैं, वो आते हैं जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत। जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जहाजरानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन है, तो आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मिनी पोर्ट जो है, यानी जो छोटे बंदरगाह हो गए हैं, वो किसके तहत आते हैं, तो वो आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में आते हैं, कंकरंट लिस्ट में आते हैं, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का ही रोल रहता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सबसे संरक्षित बंदरगाह हो गया है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, लोथल। लोथल जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बढ़ के आते हैं, जो कहां पे स्थित था, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा, किन दो देशों के बीच मृत सागर स्थित है, यानी डेड सी, नमक की झील या नमक का कह सकते हैं, साल्ट वाटर है। डेड सी जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है,
यहाँ से मैप से मैंने कोशिश की आप सबको दिखाया जाए कि ये जो है यहाँ पे डेड सी है, एक साइड लिखा हुआ है जॉर्डन और ये है जॉर्डन की कैपिटल अमान, और एक साइड है इजराइल, इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम, इजराइल। तो ये किन दो देशों के बीच मुख्य स्थित हो गया है डेड सी? इन दो देशों के नाम हैं जॉर्डन और इजराइल। तो मैप को देखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं भारत का मैप ज्यादा आप सबके लिए बना रहा हूँ कि आपको माइंड में सेट हो कि अरब सागर कहाँ है, खंबात की खाड़ी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, हिंद महासागर कहाँ पे है, ये चीजें मैप से क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो ये किन के बीच में है? तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी। कहाँ पे स्थित है ये? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। हालांकि बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी जो डेड सी के बारे में बताएंगे कि इसमें कोई डूबता क्यों नहीं है, क्या कारण है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड डाटा है उसको ध्यान रखिएगा। इजराइल और जॉर्डन, कारण ध्यान बता दिया, सॉल्ट वाटर की है भाई, नमक का पानी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? ऐसे तो आप सबसे पूछ सकता है वो, है ना, जैसे वो आप सबसे पूछे अगर हेमेटाइट, हेमेटाइट भैया कच्चे माल के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? जैसे यहाँ पे इसने पूछा है बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये कच्चे माल के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो हेमेटाइट आयरन और है, आयरन का आयशक है, और बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का आयशक है। एल्यूमिनियम के आयशक से ही तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो वैसे ही बॉक्साइट जो है वो किसका आयशक हो गया है? तो उसका उपयोग भैया एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाएगा। किस उद्योग में किया जाएगा मेरे दोस्तों? तो एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लास्ट टाइम क्लास में आप सबको बताया था क्या, सीमेंट की पहली फैक्ट्री जो है 1904 में, सी से सीमेंट, सी से चेन्नई, 1904 में भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी? चेन्नई में स्थापित की गई थी भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा। जूट मिल पहले कहां पे स्थापित की गई थी भारत में? तो वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे पहले जूट का कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। समय याद रखना चाहो तो 1855 में रख लेना, 1855 में। और अगर आप सबको याद है तो क्वेश्चन पेपर में हम सबसे पूछा जा चुका है कि 2019 में जो है कितने टन इस्पात का जो है उत्पादन हुआ था? तो 111 मेट्रिक टन जो है इसका उत्पादन करता है भारत, जो दूसरे स्थान पे था, जबकि चाइना जो है वो पहले स्थान पे था, जो 996 मेट्रिक टन जो है इस्पात का उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पे था। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो कोशिश करेंगे अपनी क्लास में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो 3 बार हमारा रिवाइज हो जाए। चलिए यहां से क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। बुध, प्लूटो, नेपच्यून और मंगल। तो प्लूटो जो है एक वामन ग्रह हो गया है, प्लूटो। यहाँ पे चलिए एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जो छोटे और बड़े ग्रह हो गए हैं इनको भी देख लीजिएगा। अगर हम सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आप सब जानते हैं, बृहस्पति जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह भी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, गैनेमिड। दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह शनि। उसके बाद कौन से आते हैं, ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, अरुण और वरुण। वरुण अरुण कभी नहीं होता है, अरुण और वरुण। 5वें नंबर पे आती है पृथ्वी, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी जो है कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी 5th नंबर पे आता है भाई, 5वां सबसे बड़ा है। पृथ्वी अकेला थोड़ी आएगा, पृथ्वी अपने साथ किसको लेके आएगा? अपने भागिनी ग्रह को, शुक्र। और उसके बाद फिर कौन सा होगा सबसे छोटा? तो हमें पता ही है सबसे छोटा कौन सा है, बुध ग्रह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया है। पृथ्वी कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है? तो आप सबका आंसर होगा पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा अगर जिनको नेक्ड आई से देखा जा सके, यानी ऐसे ग्रह जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, वो वार वाले सारे याद कर लीजिएगा। कौन से भैया? मंगल हो गया है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह हो गया है, शुक्र ग्रह है, और शनि हो गया है। ये पांचों हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और पेपर में मिलता है किसको नहीं देखा जा सकता, और ऑप्शन में मिलेगा पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लूटो जो है वामन ग्रह है, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, पहले 9 थे तो उसको निकाला, अब कितने हैं टोटल? 8 हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू की गई थी। हरित क्रांति पे इतने से हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला दशक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1967 से लेकर 1976 तक पढ़ के आते हैं। किसका बताया था? एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। हाई यील्ड
वैरायटी के सीड डेवलप किए गए थे, किसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था, तो गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन आया पेपर में, इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे अधिक प्रभाव भी किस राज्य पे पड़ता है, तो पंजाब पर पड़ता है। प्रभाव में भी आप मेरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर आप सबसे पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से कहां पे होता है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पर हेक्टेयर में जो है फर्स्ट पे आता है पंजाब। हालांकि गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर फिर कौन सा आता है, क्योंकि यूपी के पास एरिया ज्यादा है, तो गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं भारत में कहां पे होता है, तो पंजाब में होता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों, पंजाब में। और सबसे हरित क्रांति की शुरुआत जो 1960 के दशक में कहां से की गई थी, तो आंसर भी क्या करिएगा, पंजाब से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। भाई देखो एक शहर है और वो इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिटी। ये आमतौर पर, ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल शहर है, औद्योगिक शहर, और उसको विकसित कर दिया है। अब वो आमतौर पर किससे घिरा होता है, क्या किससे घिरा होता है, कोस्टल प्रदेश, क्या समुद्र लगता है, ये जरूरी नहीं है। क्या बंदरगाह लगता है, ना ये भी जरूरी नहीं है। कृषि शहरी पृष्ठ, शहर में कृषि, ये गलत हो गया है। तो कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से होता है, बिल्कुल। आप सोच के देखेंगे तो आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे, है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि औद्योगिक शहर हो उसके साथ कोस्टल या बंदरगाह भी हो, है ना। तो ऐसे हरियाणा में भी जैसे कि गुड़गांव हो गया है, फरीदाबाद हो गया है जैसे, है ना। तो ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड सिटी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि कोस्टल और बंदरगाह भी है। यहाँ दोनों तो वैसे एलिमिनेट होंगे। कृषि शहरी, शहर तो उद्योग में बच चला गया अभी। तो कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरा होता है आमतौर पर, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में डैश अंतिम चरण होता है। इस्पात को जब बनाया जाता है तो देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है, अंतिम चरण क्या होता है। पिग आयरन का उत्पादन करना, इस्पात के आकार देना, तरल इस्पात का उत्पादन करना, ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहे को गर्म करना। अंतिम काम क्या होता है, अंतिम होता है उसको शेप देना, आकार देना। अंतिम काम तो यही होता है ना, शेप देना। ब्लास्ट फर्नेस होती है भैया कुछ इस तरीके की भट्टी, इसमें इसको पिघलाया जाता है और यहाँ पे वो कप कोक लगा होता है जिससे आयरन कोक कोयला इसके अंदर आते हैं। इसमें अलग अलग स्टेजेज होती हैं, जिसमें इस टेम्परेचर की रेंज होती है, 4 स्टेजेज होती हैं, इसमें गर्म किया जाता है। ठीक है, पिग आयरन का उत्पादन करना नहीं, अंतिम जो होगा वो क्या होगा, शेप देना। तो ये क्वेश्चन देख के तो लगता है कि किस सब्जेक्ट का, बेसिक सब्जेक्ट है कोई सा हो, ये आपकी समझ पे क्वेश्चन है ये भी, कि अंतिम जो होगा वो क्या होगा, उसको शेप देने का काम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैप से आप सबको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर हो गया है। एस आकार का महासागर कौन सा हो गया, यहां से देखिएगा, प्रशांत, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, अटलांटिक है और हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो कौन सा जो है एस आकार का। इसकी और खास बात मैं आप सबको बता देता हूं कि जो भी एस आकार का महासागर है, इस तरीके से एस आकार का जो महासागर है, इसके कुछ पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हैं। उत्तर में जो है वो कौन सा है, आर्कटिक है। उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक है, ठीक है। नीचे दक्षिण में देखोगे तो कौन सा हो गया है, अटलांटिक है। ये तो आप दोनों में देख पा रहे हैं, प्रशांत में भी ऐसा ही है, अटलांटिक है, ये पॉइंट हो गया। और देखोगे तो इसके उत्तर और दक्षिण में अमेरिका पड़ता है, ये सॉरी इस साइड पश्चिम में जो है इसके उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है इसके पश्चिम में। इसके पूर्व में अगर देखोगे तो इसके पूर्व में जो है यूरोप और अफ्रीका है। इसके पूर्व में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है। और खास बातें इसकी जान लेते हैं। तो ये जो है इसका तट जो है वो कटा फटा है, यानी कटा फटा तट है। इसका मतलब है कि इसकी तटीय बाउंड्री सबसे लंबी है, तटीय सीमा जो है इसकी, तटीय सीमा सर्वाधिक है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला महासागर है ये। एक तो ये आप सोचते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, लेकिन इसकी बाउंड्री जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ और पॉइंट अगर देखोगे तो ये सबसे ज्यादा व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी जो है, व्यापार के लिए सबसे बिजी आप कहेंगे तो कौन सा है, तो यही जो एस आकार का जो महासागर है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। व्यापार है तो इसलिए सबसे ज्यादा बंदरगाह
पोर्ट जो है सर्वाधिक किस महासागर पे, पोर्ट भी जो है वो सर्वाधिक किस पर है, इसी महासागर पर पोर्ट भी जो है वो सर्वाधिक है। अब और पहचान लो, इतने पॉइंट हैं और ये जो पॉइंट आप सबको यहाँ पे लिखे यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आप सबसे। देखिएगा इसके अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या पड़ता है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका हो गया है पश्चिम में, यूरोप और अफ्रीका जो है इसके पूर्व में हो गया है, और ये एस आकार का महासागर जो है ये कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर हो गया, आपका सॉरी आर्कटिक महासागर हो गया है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, बताइए ये कौन सा हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन में से इतनी सब चीजों के साथ है, और ये महासागर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। नीचे देखोगे तो अंटार्कटिका है, सॉरी अटलांटिक लिख दिया है, अंटार्कटिका, इस पॉइंट को दोबारा लिखना है, अंटार्कटिका लिखना है, ऊपर आर्कटिक है नीचे अंटार्कटिका, ये नीचे अंटार्कटिका लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब पॉइंट के साथ आपको इसको याद कर लेना है। उत्तर में आर्कटिक है, दक्षिण में अंटार्कटिका हो गया है, पश्चिम में देखोगे उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्व में देखोगे यूरोप और अफ्रीका है। इसका कट सबसे अधिक तट जो है वो कटा फटा है, इसलिए इसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर भी यही है, और जो है इस पे सबसे ज्यादा पोर्ट है, सर्वाधिक बंदरगाह जो वो किस महासागर पे है, तो अटलांटिक महासागर पे ही हो गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट से इस पे नजर डालिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इसके बाद फिर मैप से भी एक बार समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आपने देखा यहाँ से भी पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है मैप के जरिए भी कुछ समझ सकते हैं आप लोग, और काफी सारी बातें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। हरित क्रांति पे अनेकों तरह के क्वेश्चन हैं, जीडी का ही पेपर चल रहा है, उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरित क्रांति और समय क्या दिया हुआ है, 1960 का ही दिया हुआ है, और किसके लिए भैया, तो चावल और गेहूं की किस्में दी गई थी, और चावल और गेहूं ये क्या है, खाद्यान्न फसल है, और मेन उद्देश्य ही क्या था कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, यानी खाद्यान्न में क्या बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, यही उद्देश्य था हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, ये टोटल मतलब पूछता है कि वर्ल्ड के हिसाब से, अगर हम लोग देखें वर्ल्ड के हिसाब से क्या क्या पॉइंट हम सबसे पूछ रहा है, एक हम सबसे पूछ रहा है कि विश्व का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के पास कितना है, विश्व का कुल जो है जनसंख्या भारत के पास कितनी है, विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो भारत के पास कितनी। अब यहां से पूछ रहा है जल संसाधन जो है भारत के पास कितने हैं, जल संसाधन भारत के पास कितने हैं। 3 पॉइंटों से है, अब तक ये 3 ही पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। विश्व के हिसाब से क्षेत्रफल आप सबको पता ही है भारत का कितना है भैया, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, और ये विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आंसर होगा 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, 7th प्लेस पे आता है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पे आता है दोस्तों, तो 7वें स्थान पे भारत आता है। जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, 121 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या थी। और 2011 के समय की अगर बात करूं मैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता था, 17.5% जो है विश्व का भारत में निवास करता था। और उस समय 2011 की अगर बात की जाए तो 2nd प्लेस पे आता था भारत, दुनिया में कौन से स्थान पे आता था, 2रे स्थान पे आता था। फर्स्ट पे कौन था उस समय, चाइना था, फर्स्ट नंबर पे चाइना। बट आप सब जानते हैं आज जो है भारत जो है पहले स्थान पर है जनसंख्या में, चाइना को पछाड़ के पहले स्थान पे भारत आ गया है। जल संसाधन जो है, दुनिया के जल संसाधन आप सब जानते हैं कि कितना पानी भारत का खारा है। अगर कुल स्थल मंडल और जल मंडल का अगर देखा जाए कि दुनिया में जो है स्थल और जल का अनुपात कितना है, तो 70% पर जल का साम्राज्य है और 30% जो है उस पर स्थल हो गया है। इन 70 में से पढ़ के आते हैं तो 97% तो खारा पानी हो गया है ना। तो कुल जो है जल संसाधन जितने भी अवेलेबल हैं, भारत का इतनी आबादी होने के बावजूद दुनिया की 17.5% आबादी जो भारत में निवास करती है
मात्र जो है 4% जल संसाधन इन 17.5% आबादी के लिए भारत में अवेलेबल है। इन 17.5% आबादी जो 2011 के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, 121 करोड़ भारत की पॉपुलेशन उस समय थी, 121 करोड़, और जो अब तो 125 करोड़ क्रॉस हो गए होंगे, 17.5% था, दूसरे स्थान पे भारत था। तो अब यहाँ पे इन सब पॉइंट को आपको क्लियरली समझ लेना है। दुनिया के हिसाब से अगर आप सबसे पूछा जाए क्षेत्रफल कितना भारत का, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो दुनिया का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आंसर होगा 2.4% है। दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो पहले स्थान पे आता है कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो गया, सॉरी, रशिया का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चाइना, चीन का क्षेत्रफल हो गया है। उसके बाद आता है यूएसए, अमेरिका हो गया है। अमेरिका के बाद आता है ब्राजील, तो ब्राजील हो गया है। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे आता है इंडिया क्षेत्रफल के हिसाब से। रशिया, कनाडा, चाइना 3, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 3 3 6, और इंडिया 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से चाइना पहले स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पे था 2011 के अकॉर्डिंग। और आज प्रेजेंट अगर देखा जाए तो भारत की आबादी ने जो चाइना को भी क्रॉस कर लिया है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, दूसरे स्थान पे अब चाइना है। और जल संसाधन का कितना प्रतिशत है, महज 4% जो है जल संसाधन का भारत में अवेलेबल है। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे आप लोग यहाँ से, डी सही आंसर हो जाए। समझ गए हैं मेरे दोस्तों? चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिएगा। पृथ्वी का एकमात्र, टाइटन तो शनि का हो गया है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा आप सब जानते हैं ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के क्या काम है भैया, चंद्रमा के 3 काम बताते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। दूसरा काम है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। तीसरा है भैया सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाना, ठीक है। इनके अलावा पृथ्वी से कुछ बातें आप सबसे पूछी जाती है चंद्रमा से। चंद्रमा का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, ये पेपर वाले क्वेश्चन है। हम लोग चंद्रमा के कितने प्रतिशत हिस्से को देख पाते हैं, कितना प्रतिशत हिस्सा जो है हम लोग देख पाते हैं, तो 57% है जिसका हम लोग देख पाते हैं भैया। चंद्रमा के केवल 57% हिस्से को हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि अब इन पॉइंटों के आंसर आप सबसे पेपर में पूछेगा। पहला, पृथ्वी, चंद्रमा अपने अक्ष पर जितने समय में चक्कर लगाता है उतने ही समय में पृथ्वी के भी चक्कर काट लेता है। यानी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो साथ साथ ये भी घूम रहा है, देखो ये इस तरीके से, और ये चारों ओर भी घूम रहा है, दोनों एक साथ 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 घूमते जा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, 57% हिस्से को हम लोग देख पाते हैं। ये दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, यानी 27 दिन 8 घंटे। इसको बोलते हैं भैया 27 दिन और 8 घंटे में ये अपने अक्ष पर भी चक्कर काट लेता है चंद्रमा, और पृथ्वी के चारों ओर भी घुमाता है। बट सूर्य के लिए थोड़ा कंसेप्ट अलग है। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटता है तो इसको टोटल कितने दिन लगते हैं, तो आंसर होगा 29.53 दिन का समय जो है इसको लगता है। 29.53 डेज आप कह सकते हैं, 29.53 दिन का समय लगता है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 29 दिन का समय लगा, उसके साथ साथ जो है प्लस का निशान लगा लीजिएगा, 12 घंटे का समय लगा, उसके साथ साथ 44 मिनट का समय लगा, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 2.8 सेकंड का समय लगा। तो यानी इस समय में ये चक्कर काट लेता है। और चंद्रमा का व्यास अगर आप सबसे पूछेगा तो कितना बताइएगा, 3488 किलोमीटर जो है चंद्रमा का व्यास है। और चंद्रमा का द्रव्यमान अगर पूछेगा तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ये क्वेश्चन जो है वो चंद्रमा से पूछे जाते हैं। इसकी सतह की स्टडी करने को सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो इसकी सतह की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो सेलेनोलॉजी से कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था, भारत में सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चलिए इसमें ही पूछा गया है, मैंने पहले भी आप सबको बताया, जैसा मैंने कहा कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन क्लास में आप सबको 3 बार बता दिया जाए। जैसे 3 बातें आप सबको मैंने पीछे बताई थी, फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एक तो जैसे यहां से पूछा है सीमेंट का, सीमेंट संयंत्र, दूसरा आप सबसे पूछा था जूट का, और तीसरा आप सबसे पूछा था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये कब कहां स्थापित किए गए थे, तीनों ही बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। लिखिएगा सबसे पहले सीमेंट के कारखाना कब स्थापित किया गया था, 1904 में। पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी, तो आंसर कीजिएगा 1855 में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र सबसे पहला कब स्थापित किया गया था, तो 1854 में पहला सूती वस्त्र स्थापित किया गया था।
आगे बढ़ाएंगे 1904 में सीमेंट, सी से चेन्नई, सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां पे की गई थी दोस्तों? तो आंसर क्या करिएगा, तो चेन्नई में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। जूट मिल, जूट होता कहां है सबसे ज्यादा? सर जूट होता है वेस्ट बंगाल में। कहां पे मेरे दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कहां पे? तो रिसरा में जो है सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की गई थी। और 1854 में सबसे पहले कवासजी डावर, क्या नाम है? कवासजी डावर के द्वारा जो है बंबई में सबसे पहली सूती मिल की जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना या सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1854 में। जिसमें उत्पादन कब स्टार्ट होता है? तो 1856 में इसमें उत्पादन स्टार्ट हुआ था। बंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। 1856 में उत्पादन इसमें स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं फिर हम लोग अपनी क्लास को। ये बहुत खास है कि नहीं है? रिपीट होते हैं, रिवाइज करना है मेरे दोस्तों। ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे यहां से? डी जो होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एग्जांपल नहीं है? बहुत जबरदस्त है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैंने आप सबको क्या कहा? चट्टानों को याद करना है किसके हिसाब से भैया? उनकी उत्पत्ति के हिसाब से, यानी उनके फॉर्मेशन कितने टाइप के हैं? तो आप सबका आंसर होगा एक है सर इग्निशियस, इग्निशियस रॉक, यानी हिंदी में कहेंगे आग्नेय चट्टाने। क्या नाम है? आग्नेय चट्टाने। दूसरे नंबर पे पढ़ के आएंगे सेकंड टाइप जो है वो क्या है? इंग्लिश में कहेंगे सेडिमेंट्री। एक ही एग्जांपल है, ये 4 एग्जांपल हैं, एक एक है सबके, वो याद करोगे तो आप सबका काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मेटामॉर्फिक एसएससी का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इग्निशियस जो आग से बना है, यानी जो लावे के ठंडा होने के बाद जो चट्टान का रूप लेता है, आग से बना है। और इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया है। दूसरा देखिए जो सैंड से बना है, जैसे नाम आता है ना, एस से सेडिमेंट्री और एस से सैंडस्टोन, सैंड से ही बना, चूना पत्थर भी है, यानी लाइमस्टोन। क्या नाम बताया? लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टाने। क्या नाम है इसका? अवसादी। मेटामॉर्फिक को क्या कहते हैं भैया? सर मेटामॉर्फिक को कहते हैं हिंदी में कायांतरित। कैसे याद करेंगे? जो ऊपर वाले 2 पढ़े हैं ना, एक इग्निशियस और दूसरा सेडिमेंट्री, इन दोनों की काया ही चेंज हो गई है, वो क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक। काया ही पलट गई, कैसे? इन्वायरमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। इन्वायरमेंटल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी पर्यावरण की घटनाओं के कारण उसके रंग, रूप, शेप, साइज में बदलाव आया, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसने अपनी काया ही बदल ली, तो वो कायांतरित। इसी एम से याद कर लो मेटामॉर्फिक का एग्जांपल मार्बल। मार्बल को क्या कहते हैं भैया? संगमरमर। याद कर लो मार्बल। बस ये 4 एग्जांपल अगर आपने याद कर लिए ना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा यहां से, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जांपल है? सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, इग्निशियस रॉक है। तो क्या नहीं है भैया? कायांतरित नहीं है। ऐसे धीरे धीरे करके जब ऑप्शन में मिले ना, उनको साथ साथ लिखते जाइएगा। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ये भी किसका एग्जांपल हो गया है? ये भी मेटामॉर्फिक का एग्जांपल हो गया है। क्वार्टजाइट, नाइस और सिस्ट, ये मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों के एग्जांपल हैं। बट ग्रेनाइट इनमें से, मतलब आपको एग्जांपल दिख जाएगा और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। समझ पाए मेरी बात को? अगर वो ये क्वेश्चन पूछता ना निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है, तो ग्रेनाइट 100% देता वो। ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल के साथ है, और आज तक के रिकॉर्ड से बता रहा हूं आप सबको कि इन 4 के अलावा कुछ नहीं आया है। ये 4 अगर आपने इस तरीके से याद कर लिए हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 ये डेफिनेशन, एक ये फॉर्मूले के साथ याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ाएं फिर क्लास को हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है इसका क्या नाम है? वांझाचल जलप्रपात, दूधसागर, अथिरापिल्ली जलप्रपात और कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में पढ़ के आते हैं। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये वराही नदी पर स्थित है, वराही नदी पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है भैया। अथिरापल्ली जलप्रपात जो है ये केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चालानाडु करके एक नदी आती है, चालानाडु, इस नदी पर यह बनाया गया है, चालानाडु नदी पर। दूधसागर जो है ये मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है।
और राज्य का नाम क्या है भैया? दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। एक दो याद और कर लो मेरे साथ जब जलप्रपात पूछे गए हैं तो शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कैसे याद करोगे इसको? शिव की जटाओं से निकलती है गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात, नदी कौन सी है? कावेरी। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कावेरी नदी है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सबसे पूछेगा जोग या गोडसप्पा, तो महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये भी कहां पे स्थित है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो शरावती नदी के ऊपर स्थित है। शरावती नदी के ऊपर स्थित है। तो ये वाटरफॉल वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात क्या हुआ? हरित क्रांति ने भारत को क्या बना दिया? खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बना दिया। खाद्यान्न फसलों में जो है, जो खाने वाली फसलें गेहूं और चावल, खाद्यान्न फसलों में भारत क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। यानी इसका मतलब हुआ सर, अब खाने पीने वाली जो चीजें हैं जैसे गेहूं और चावल, ये भारत को बाहर से नहीं मंगवाने पड़ेंगे। बाहर से मंगवाने को कहते हैं जो बाहर से आया है आयात। आयात अब नहीं करना पड़ेगा, मतलब आत्मनिर्भर। तो आयात नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब आयात में क्या आ गई है? कमी आ गई है। समझने का क्वेश्चन है, बस खाली केवल समझने का क्वेश्चन है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात क्या हो गया है? आयात कम हो गया है। आयात क्या हो गया है? कम हो गया है। ऑप्शन क्या सही कर दोगे इसमें? सी आंसर जो होगा उसको सही कर दीजिएगा। क्या हो गया दोस्तों? सी सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम था किस राज्य का? जनसंख्या घनत्व, और किसका था? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 17 लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। कितने लोग रहते हैं? तो 1106 लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नागालैंड में दशकीय जनसंख्या ऋणात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है, वृद्धि नहीं होती है, बढ़ने के बजाय घटती है। ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? मई और जून के महीने में देश के उत्तरी और उत्तरी भागों में चलने वाली तो तेज जो हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं? लू के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की है आम्र वर्षा। ये दक्षिण भारत में जो है जो तेज, और काल वैशाखी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की। चेरी ब्लॉसम कहाँ की है? ये कर्नाटक की हो गई है। इनकी खास बात क्या है? ये गर्मियों में जो है नमी वाली तेज हवाएं हैं। नमी वाली तेज हवाएं हैं ये, जो कि गरज चमक के साथ बारिश लेके आती है। गरज चमक के साथ क्या होती है? इनमें वर्षा होती है। तो ये अलग अलग नाम है, ये स्थानीय नाम कह सकते हैं। जैसे आप मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में फरवरी के महीने में बारिश होती है, सर्दियों की बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इस बारिश का एक स्थानीय नाम है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश होती है। जरा कमेंट करो, बताओ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? क्या आंसर करेंगे आप सब? बताइएगा किस नाम से इसे जाना जाता है? जो स्थानीय बारिश है उत्तर भारत में जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं इसे? इसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं, खास करके राजस्थान और हरियाणा में। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मावठ कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है फरवरी के महीने में, क्योंकि ये वो राज्य हैं, पंजाब हरियाणा, खास करके हरियाणा भी,
जो कि अपनी 20% बारिश फरवरी में सर्दियों में ही प्राप्त करता है। सर्दियों में बारिश और बाढ़ भी आ जाती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण, तमिलनाडु में कल की क्लास में बताया था। नेक्स्ट है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है डैश, अलसी, तिल, सरसों, अरंडी। तो ये पहले ही आप सबको बताया, रबी 2 अल्फाबेट की फसल हो गई है जिसमें गेहूं आता है। गेहूं के साथ बोई जाने वाली सभी फसलें, जैसे गेहूं के साथ जो हो गया है, जैसे चना हो गया है, जैसे मटर हो गई है, और जैसे सरसों हो गया है। तो और खरीफ की फसलें जो है ये 3 अल्फाबेट की फसल हो गई है। उत्तर भारत में रबी, उत्तर में खरीफ की है, ठीक है, दक्षिण में रबी की फसल है। इसमें क्या हो गया, जैसे कपास हो गई है आपकी, जैसे चावल हो गया है, जैसे बाजरा हो गया है, ये खरीफ की फसलें हो गई। इनके बीच में बोई जाने वाली जायद जिसमें सब्जियां होती हैं, जैसे खरबूजा हो गया है, जैसे तरबूज की फसल हो गई है, जैसे ककड़ी हो गया है। जैसे अरंडी जो है दोस्तों, लास्ट क्लास में बताया था, अरंडी के बीज करके पूछा गया था लास्ट क्लास में। तो जो रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, ऐसी कौन सी तिलहन फसल है, तो आंसर क्या देना है, अरंडी की फसल जो है वो उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में जो है वो रबी की फसल है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है। 2022 के अनुसार तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। और भैया 2023 में पूछेगा तो भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से, पहले स्थान पे है भारत, पहले स्थान पे है भारत, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट पे देखो, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो ये पहले ही क्वेश्चन बता चुका आप सबको, भारत की पहली जूट मिल जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। समय क्या रहा था, 1855 का, और रिसरा में स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल के रिसरा में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। जूट जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होता है। और जूट का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे स्थित है, तो ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो है जूट अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ पे है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। चलिए ये ध्यान रखिएगा। तो आज की इस क्लास के हमारे 25 प्लस ही क्वेश्चन हो गए हैं, और जैसा आप सब देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करते चल रहे हैं। हर क्लास में हम लोग 3-4 अगर देखें तो 100 के करीबन हमारे क्वेश्चन डेली के तैयार हो रहे हैं। 2023 के जो हैं लगभग 5000 जीएस के क्वेश्चन हैं, और 5000 जीएस के क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग अपने 20,000 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और इन 20,000 क्वेश्चन में मतलब रिपीट भी बहुत बार होंगे, तो 10,000 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये आपका सिर्फ जो है महीने 20 दिन की क्लास में आप सब जो है इनको क्लियर कर लेंगे, महीने 20 दिन की क्लास में ही, ठीक है। तो फिर हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रमुख पढ़ेंगे, जो करंट अफेयर का डाटा है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, उनको लोग अपनी क्लास में तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।